इस अध्याय में हम पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और जल प्रबंधन के साथ साथ प्रभावी बुआई तकनीकों के बारे में जानेंगे। बोवाई नर्सरी में पर्याप्त पानी होने पर अंकुरित बीजों को बीज क्यारी में समान रूप से बोएं। चावल की रोपाई की पारंपरिक प्रक्रिया में चावल के पौधों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। पहले अंकुर सावधानी पूर्वक तैयार किए जाने चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे सही हो। दूसरा, चावल की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाने के लिए धान के खेत को पर्याप्त रूप से तैयार करने और मिट्टी को उचित रूप से समतल करने और पानी भरने की आवश्यकता होती है। फिर रोपाई के महत्वपूर्ण चरण में अंकुर को इष्टतम विकास की अनुमति देने के लिए सटीक रिक्ति पैटर्न का पालन करते हुए बाढ़ वाले क्षेत्र में नाजुक ढंग से रखा जाता है। यह चरण आमतौर पर एक श्रमसाध्य कार्य है जिसमें काफी समय लगता है। राइस ट्रांसप्लांटर एक विशेष कृषि मशीन है जिसे बाढ़ वाले खेतों में चावल की नई पौध को कुशलतापूर्वक रोपने के लिए डिजाइन किया गया है। चावल की खेती की श्रम गहन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से किसानों पर शारीरिक तनाव कम होने के साथ साथ चावल की खेती की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। आमतौर पर रोपण का समय 50% या उससे अधिक कम हो जाता है। सबसे पहले आइए 1 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए बुनियादी पोषक तत्वों की सिफारिशों को समझें। नाइट्रोजन लगभग 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस लगभग 60 से 80 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर, पोटेशियम लगभग 60 से 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर। इस चरण के दौरान जो रोपण से पहले महीने तक फैला हुआ है, नाइट्रोजन को कुल अनुशंसित नाइट्रोजन के 20 से 30% की दर से लागू किया जाना चाहिए, जो लगभग 24 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बराबर है। फास्फोरस और पोटेशियम दोनों को 30 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर बनाए रखना चाहिए। टिलरिंग स्टेज पर आगे बढ़ना, जो पहले महीने से दूसरे महीने तक चलता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता कुल अनुशंसित नाइट्रोजन का 30 से 40% तक बढ़ जाती है, लगभग 36 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस और पोटेशियम का स्तर 30 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर पर स्थिर रहता है। जैसे जैसे हम पुष्पगुच्छ आरंभ चरण की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरे से तीसरे महीने तक चलता है, नाइट्रोजन कुल अनुशंसित नाइट्रोजन का 30 से 40% यानी लगभग 36 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपनी आवश्यकता को बनाए रखता है। फास्फोरस और पोटेशियम 30 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जारी रखें। क्रिटिकल हेडिंग और अनाज भरने के चरण के दौरान, जो तीसरे से 5वें महीने तक चलता है, नाइट्रोजन की मांग कुल अनुशंसित नाइट्रोजन के 60 से 70% तक काफी बढ़ जाती है, जो लगभग 72 से 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। फास्फोरस और पोटेशियम का स्तर अभी भी 30 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर बनाए रखा जाना चाहिए। यह चरण 5वें और 6ठे महीने को कवर करता है। अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम का स्तर 30 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर पर स्थिर रहना चाहिए। अंत में कटाई के चरण में, जो 6ठे महीने के बाद होता है, नाइट्रोजन,
फास्फोरस या पोटेशियम का कोई अतिरिक्त अनुप्रयोग आवश्यक नहीं है। निष्कर्षतः किसी फसल के विकास के चरणों में प्रभावी पोषक तत्व प्रबंधन इष्टतम पैदावार प्राप्त करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीटिलाक्लोर नामक एक पूर्वोद्भव शाकनाशी को एक सेफन के साथ 0.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। जब चावल थोड़ा बड़ा हो जाए, लगभग 3 से 5 पत्तियां और खरपतवार छोटे लेकिन बढ़ रहे हों, तो उभरने के बाद खरपतवारनाशी 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D की अनुशंसित खुराक 500 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। पानी की एक पतली परत रखें और इसे गायब होने दें। पानी की निकासी से बचें। इससे अंकुरित होने वाले खरपतवार पर नियंत्रण होगा। इसे कल्टीवेटर या वीडर अटैचमेंट द्वारा बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, क्योंकि यह धान के पौधों के युवा होने पर खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उथली निराई और मिट्टी की खेती में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, कल्टीवेटर या वीडर अटैचमेंट श्रम लागत को कम करने, समय बचाने, रोकथाम करने में भी मदद करता है। मिट्टी की गड़बड़ी, पानी का संरक्षण और फसल स्वास्थ्य को बढ़ाना। वे रासायनिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता को भी कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पैदावार में वृद्धि होती है और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। बुआई के बाद जलभराव को रोकने के लिए 18 से 24 घंटे के भीतर पानी की निकासी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बीज क्यारी के किसी भी हिस्से में पानी जमा न हो। धीरे धीरे 3 से 5वें दिन के दौरान मिट्टी को पर्याप्त पानी से संतृप्त होने दें। 5 दिनों के बाद अंकुरों की ऊंचाई के आधार पर जल स्तर को लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद लगभग 2.5 सेंटीमीटर की लगातार पानी की गहराई बनाए रखने की सलाह दी जाती है। धान के खेतों में निरंतर जल स्तर बनाए रखने के लिए सोलार जल पंप काफी प्रभावी है। वे कुओं या तालाबों जैसे स्रोतों से पानी खींचते हैं और इसे सटीक सिंचाई के लिए खेतों में वितरित करते हैं। नियंत्रकों और सेंसरों से सुसज्जित ये पंप रोपाई, वानस्पतिक विकास और फूल आने सहित धान के पौधों के विकास के विभिन्न चरणों के लिए आवश्यक पानी की गहराई सुनिश्चित करते हैं। सोलार जल पंप कम परिचालन और ईंधन खर्च के माध्यम से लागत बचत प्रदान करते हैं, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय लाभ होता है। सरकारी सब्सिडी तक पहुंच, बेहतर जल प्रबंधन, भूमि मूल्य में वृद्धि और पर्यावरणीय लागत में कमी इन पंपों के उपयोग के अतिरिक्त फायदे हैं। इस प्रकार धान की सफल खेती के लिए अनिवार्य रूप से बुआई तकनीकों के सावधानी पूर्वक एकीकरण, पोषक तत्व प्रबंधन, कुशल जल उपयोग और सतर्क खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है।